ललिता देवी की सहेली कमला देवी आकर बैठी ही थी और ललिता देवी शुरू हो गई। अरे कमला, सुना है तेरी बहू नौकरी करती है, तुझे कुछ देती है कि नहीं? तो कमला देवी भी अपनी बहू की तारीफ करने लगी। अरे मेरी बहू तो हीरा है, हीरा, सारी तनख्वाह मेरे हाथ पर रख देती है। फिर तो ललिता देवी गहरी सांस लेकर बोली, फिर तो बड़ी भागवाली हो तुम। मुझे तो बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। फिर तो कमला देवी ने तुरंत पूछ लिया, तुम्हारी तो पेंशन आती होगी ललिता? वो तो ललिता देवी ने तुरंत मुंह बनाकर बोली, उसी से तो खर्चा चलता है मेरा, कभी मांग लूँ तो दोनों के मुंह बन जाते हैं। ललिता देवी अपनी अमृता को सुना सुना कर बोल रही थी। कुछ देर में कमला देवी तो उठकर चली गई, लेकिन ललिता देवी की जुबान की कड़वाहट और शिकायत घर में फिर से गूंजने लगी। अरे कहाँ मर गई बहू? कमला उठकर चली गई, मगर चाय तक नहीं बनी। बात सुनकर कमरे में कपड़े संभालती अमृता काम छोड़कर निकल कर आई तो ललिता देवी सर सख्त करते हुए बोली, जब से मनोज के पापा गए हैं मुझे तो इस घर की मुफ्त की रोटी तोड़ने वाली समझ लिया गया है। मेरी कोई सहेली आ जाए तो उसको कोई चाय देने वाला भी नहीं है। क्या सोचते होगे मोहल्ले वाले मेरे बारे में? यह बात सुनकर अमृता को मन ही मन गुस्सा आया। मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि हर एक के लिए चाय मत बनाया करो, और अब आपकी इज्जत की बात कर रही हो। मना तो आपने ही किया है। तो ललिता देवी गुस्से में बोली, ज़्यादा मुंह मत चलाना मेरे सामने, जाकर मेरे लिए चाय बना दे। अमृता चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ जा ही रही थी तो ललिता देवी ने फिर से एक तीर जोड़ दिया। कोई कदर नहीं मेरी इस घर में। दवाई ख़त्म हो रही है और बेटा पूछता तक नहीं। इस महारानी की ही सुनता होगा, नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं था। इस बार ललिता देवी की ज़बान की कड़वाहट अमृता से सहन नहीं हुई और वह गुस्से में पलटकर उनके पास आकर बोली, मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको तो मनोज ने आपकी सारी दवाइयाँ लाकर दी थी, जैसे ही हर बार लाते हैं तो आप सबको यह क्यों जताती हैं? कोई आपके लिए कुछ करता ही नहीं। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पति को पल्लू में बांध कर रखती हूँ। आप हर दिन कुछ न कुछ कहती रहती हैं और मैं सुनती रहती हूँ, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। बहू का गुस्सा देखकर ललिता देवी का पारा हाई हो गया। वो तो कैसी मिर्ची लग रही है इसको। अरे कड़वी सच्चाई है ये मेरे। मालिश वाले तेल की शीशी खाली हो गई है जो अब तक लाकर नहीं दी। कहने को बेटा बहू है पर देखभाल करने वाला कोई नहीं। ललिता देवी को बात का बतंगड़ बनाते देखकर इस बार तो अमृता की आवाज़ और भी सख्त हो गई। मम्मी जी, आप बेकार में बात को खींच क्यों रही हैं? अरे हाँ, आप तो आदत से मजबूर हैं, क्योंकि आपको भी औरों की तरह बहू से ज़्यादा बेटी पसंद है। जिस मालिश वाले तेल की आप बात कर रही हैं वो दुकान पर मिल नहीं रहा है, इसलिए अब तक नहीं आया। सब करते हैं हम लोग आपके लिए, लेकिन आपकी नज़रों में तो कुछ चढ़ता ही नहीं। अमृता की बात सुनकर तो ललिता देवी खौलते पानी की तरह उबल गई। देख, फिर से मुंह चला रही है। जाकर चुपचाप अपना काम कर। जब देखो मेरी बेटी को बीच में ले आती है। मुझे पता है तेरी आँखों में वो वहीं कांटा बनकर चुभती रहती है। और ललिता देवी ने बात का बतंगड़ बनाते हुए मुंह फेरकर तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन लगा दिया और अमृता की बुराई करने लगी। ममता, मेरी सहेली आई और इसने चाय तक नहीं बनाई, बस यही बात कह दी तो देखो महारानी मेरे सिर पर चढ़ रही है। अरे पेंशन आता है मेरी, खर्च करती हूँ घर में, लेकिन मेरे लिए मेहमानों चाय तक नहीं है इस घर में। इस समय ललिता देवी का बेटा मनोज घर आ गया और उसने अपने कानों से ललिता देवी को ममता से बात करते हुए सुन लिया। माँ घर के
राशन से लेकर आपके डॉक्टर का खर्च तक सब तो मैं ही संभालता हूँ, फिर भी आप ममता दीदी से इस तरह शिकायत करती हो। अरे जब मैं सब कर रहा हूँ तो आप बात बात पर खर्चों का रोना क्यों रोने लगती है? मैंने तो कभी आपकी पेंशन का हिसाब नहीं मांगा। फिर तो ललिता देवी उल्टी बातें करने लगी। हाँ हाँ, सब तू ही तो करता है, और अगर मेरी पेंशन से पैसे आते हैं तो क्या मुफ्त के हैं? लेकिन तुम दोनों को तो लगता है मैं घर पर बोझ हूँ। अरे कितने खर्च तो हैं कि उठाती हूँ। ललिता देवी ने उल्टे मनोज पर ही दबाव बना दिया। तो मनोज गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ गया और बाहर बैठी ललिता देवी गुस्से से बड़बड़ा रही। अगले दिन दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। अमृता उस वक्त छत पर कपड़े गई हुई थी। ललिता देवी ने ही जाकर दरवाज़ा खोला। ममता को देखते ही बोली, अरे अच्छा हुआ तू सही समय पर आई है। वो महारानी तो ऊपर कपड़े सुखा रही है। चल मेरे कमरे में चलते हैं। बेटी को देखते ही ललिता देवी का चेहरा फूलों की तरह मुस्कुरा उठा। ममता ने भी अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोली, हाँ मम्मी, से पहले कि वो आ गई जल्दी अपना काम कर लेते हैं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर चली गई और कमरे में पहुंचते ही ललिता देवी ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही उन्होंने धीरे से अलमारी खोली और उसमें से अपनी पेंशन में से 25,000 रुपये ममता के हाथ में देते हुए कहा, ये पूरे 25,000 हैं, तेरे काम आएंगे, संभाल कर घर ले जाना। इतने सारे नोट देखते ही तो ममता का चेहरा खिल गया और आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत पैसे अपने बैग में छुपाते हुए कहा, माँ, उनकी कंपनी में बंदी चल रही है और तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती, लेकिन खर्चा तो अपने ही टाइम पर होते हैं। बच्चों की फीस देनी थी, लेकिन ध्यान रखना भाभी को ना पता चले, नहीं तो वो बवाल खड़ा कर देगी। ललिता जी अकड़ कर बोली, अरे वाह, तेरे लिए कुछ कहेगी तो उसकी ज़बान नहीं खींच लूँगी। बड़ी आई बवाल करने वाली, उसने कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो तू चिंता मत कर, वैसे भी मेरी पेंशन कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर रोज़ नहीं चिल्लाती रहती हूँ कि मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। मेरी पेंशन है, जिसे चाहे दे सकती हूँ। फिर एकदम से ललिता देवी को कुछ ख्याल आया और फिर से अलमारी खोलकर एक फाइल में से एटीएम कार्ड निकालकर ममता के हाथ में देते हुए बोली, वैसे उसको पता तो नहीं चलेगा, मगर डर रहता है, इसलिए अब से तू मेरी एटीएम कार्ड रख ले, जैसे ही ज़रूरत हो तो निकाल लिया करना। अब तुझे इसके लिए यहाँ आना नहीं पड़ेगा, तो किसी को शक नहीं होगा। इस बात पर तो ममता उछल पड़ी। अरे मम्मी, पहले ही बता देती कि आपके पास एटीएम कार्ड है, मुझे हर महीना आना नहीं पड़ता। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि तभी अमृता के छत से नीचे आने की आवाज़ आई। बाहर का दरवाज़ा खोला, देखा तो चौंक गई और उसको बंद करके सासू माँ के कमरे में आ गई तो दोनों माँ बेटी एकदम से सड़का गई। अरे दीदी, आप कब आई? वैसे मम्मी जी ने बताया ही नहीं कि आप आने वाली थी। मैंने तो बाहर का दरवाज़ा खुला देखा, तो इसलिए मम्मी से पूछने आई कि कौन आया था। फिर तो ललिता देवी भुनभुना कर बोली, क्यों, आने से पहले तुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? क्या उसकी माँ का घर है? जब चाहे आएगी। ललिता देवी का तीखा अंदाज देखकर अमृता चिढ़कर बोली, लो, यहाँ तो फिर शुरू हो गई। चलो दीदी, आप बैठ जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। अमृता ने रसोई में जाकर चाय चढ़ाई और उधर ललिता देवी ने अमृता से बोली, देखो कैसे अकड़ती है, जैसे इसे हर बात की खबर होनी चाहिए। तो ममता ने उनका हाथ दबाकर धीरे से कहा, अरे मम्मी, शांत हो जाओ, हमारा काम तो हो गया ना, ऊपर से आप चाय भी मिल रही है, बाकी हमें क्या मतलब। फिर तो दोनों माँ बेटी जाकर डाइनिंग रूम में बैठ गईं और अमृता कुछ ही देर में चाय नाश्ता लेके आई।
चाय नाश्ता करके ममता तो चली गई, लेकिन अमृता सोच रही थी कि आखिर ये इस तरह चुपचाप कमरे में क्या के मन को यही बात खटक रही थी। ललिता देवी की जुबान का कड़वापन हर रोज चालू रहता था। धीरे धीरे 1 महीना होने को आ रहा था। ललिता देवी बैंक पहुंच गई, लेकिन पासबुक अपडेट करवाने के बाद जब घर लाकर देखी तो उनके होश उड़ गए। उनके बैंक अकाउंट के काफ़ी सारे पैसे उड़ चुके थे। वह सोचने लगी कि मैं तो से महीने में 25,000 लेने को कहा था, लेकिन इसने तो 1 महीने में मेरा अकाउंट खाली कर दिया। आखिर क्या किया इसने इतने पैसों का? अपने अकाउंट की भारी भरकम रकम गायब देखकर ललिता देवी का दिल अब भारी हो गया था। वह उलझन में थी कि ममता से पूछूं या नहीं, लेकिन तभी ममता की बातें याद आने लगी। आपके दामाद की कंपनी की बंदी चल रही है, बच्चों की फीस भी उधार हो चुकी है और राशन वाले भी पैसे देने हैं। यह सोचकर वह अपने मन को समझाने लगी, लेकिन फिर तभी उनके दिल ने कहा, मगर ममता को मुझे पूछना भी तो चाहिए था। मेरे पास तो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर मनोज को पता चल गया तो क्या होगा? अकाउंट खाली हुआ तो अब जाकर ललिता देवी को अपने बेटे का डर सता रहा था, लेकिन फिर भी बेटी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर तो ललिता देवी बीमार पड़ गई। उनको कभी यहाँ दर्द हो रहा था, कभी वहाँ। भारी रहने लगा और हर वक्त कहने लगी कि कलेजे में जलन हो रही है। फिर तो उन्हें ऐसा बुखार हुआ कि जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मनोज ने उनका इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ललिता देवी की बीमारी की वजह उनका अकाउंट खाली होना जो था, जिसे वो बोल नहीं पा रही थी। वह बार बार ममता को फ़ोन कर रही थी ताकि बीमारी के बारे में बता सके और इस बहाने ममता उनसे मिलने आए, मगर ममता फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। एक दिन उनके दामाद ने फ़ोन उठा लिया और ममता के हाथ में दे दिया तो ललिता देवी रोते हुए बोली, बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यहाँ मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है और बेटे बहू मेरी तरफ देखते तक नहीं। तू एक बार मुझसे मिलने आ जा तो मेरी आँखों को भी चैन आ जाए। मुझे तो लगता है कोई मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाने वाला। तू ही आकर मनोज से बात कर ले। ममता ने सुना तो बोली, ठीक है मम्मी, मैं आती हूँ। ममता ने सोचा कि मम्मी को अभी तक पता नहीं चला कि उसने अपनी माँ का अकाउंट खाली कर दिया। वह तो अपने भाई से लड़ने के लिए तुरंत घर आ थमकी और इधर ललिता देवी उसे बहाने से बुलाकर पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन ममता जैसे ही घर में आई तो अमृता को हॉल में देखते ही धड़ा पड़ी। भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो मेरी माँ के साथ? उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उन्हें मुझे फ़ोन करना पड़ा। शर्म आनी चाहिए आपको और भैया को भी। आप लोग हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सक रहे। मेरी माँ बिस्तर पर तड़प रही है और बेटा बहू ऐश कर रहे हैं मेरी माँ की पेंशन पर। यह बात सुनते ही अमृता के अंदर जैसे ही आग पड़क उठी। उसने हाथ में पकड़े सामान को ज़ोर से टेबल पर पटका और रोशनी की तरफ पट पड़ी। किस पेंशन की बात कर रही हो जिसको तुम हर महीना निकाल लेती हो? हम माश कर रहे हैं। कम से कम झूठ तो संभाल कर बोलती। क्या सोच रही हो कि मम्मी जी का एटीएम कार्ड ले जाकर अकाउंट खाली कर दोगी और किसी को पता नहीं चलेगा? अरे मम्मी जी तो बीमार भी इसी चिंता में हुई हैं कि तुमने उनका अकाउंट खाली कर दिया। जब इतने पैसे खाकर बैठी हो अपनी मम्मी के, तो इलाज भी तुम ही करो। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी जी अभी तक शांत कैसे पड़ी हैं, जबकि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, पर भी हर रोज़ अपने बेटे को ही ताने मारती हैं कि वह उनके लिए कुछ नहीं करता। अरे जैसे अपनी सारी पेंशन उठाकर दे देती हैं, उससे सेवा क्यों नहीं करवाती? ममता को एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे
अमृता ने उसकी आंखों के सामने शीशा रख दिया हो, लेकिन फिर उसने अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए कहा, मुझसे किसने कहा कि पैसे मैंने निकाले हैं, वो भी एटीएम से। अगर मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे ऊपर कोई भी फालतू इल्ज़ाम लगा दोगी। उधर कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई ललिता देवी सब कुछ सुन रही थी और वह हैरान थी कि बहू को इतना सब कुछ कैसे पता। दोनों का झगड़ा बढ़ता देखकर ललिता देवी खुद ही उठकर बाहर आ रही थी, लेकिन बाहर आई तो अमृता का रूप देखकर तो दंग रह गई। एक झूठ बोलने की कोशिश मत करो नंदरानी, मैंने सबूत सामने रख दिए तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं अभी तक इसलिए चुप थी क्योंकि मम्मी बीमार थी। इनके लिए 2-3 डॉक्टर बदल दिए मगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। और आप जानती हो क्यों? क्योंकि इस हालत की असली वजह उनकी बीमारी नहीं, उनकी चिंता है। ललिता देवी उसी पल सामने आकर खड़ी हो गई तो अमृता बोली, अफसोस तो इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मम्मी जी को बेटे बहू ही बुरे लग रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी सेवा नज़र नहीं आती। और हाँ, मैं साबित कर सकती हूँ, तुम्हारे पास ही एटीएम कार्ड है, क्योंकि उस दिन मम्मी जी अपना कार्ड पूरे घर में ढूंढ रही थी, क्योंकि बेचारी भूल गई थी कि तुम्हें चुपके से दे चुकी हैं। यह सुनकर तो ललिता देवी की आंखें फटी रह गई। पासबुक में खाली अकाउंट देखने के बाद उस दिन घबराई हुई ललिता देवी अपना एटीएम कार्ड ही तो ढूंढ रही थी, मगर उन्हें बाद में याद आया कि एटीएम कार्ड तो उन्होंने ममता को दिया था। यही ख्याल आते ही उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पैसे ममता ने उड़ाए हैं। लेकिन जानती नहीं थी कि उस दिन उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी अमृता पर्दे के पीछे सब कुछ देख रही थी। जब वह घबराई हुई बड़बड़ाते हुए एटीएम कार्ड ढूंढ रही थी, अमृता के मुंह से यह सुनकर तो ममता के चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। अंदर ही अंदर डर रही थी कि अब आगे जाने क्या होगा, और सारा सच सामने आने से ललिता देवी भी काँप रही थी, क्योंकि गलती तो उन्होंने ही की थी। दोनों माँ बेटी को खामोश खड़े देखकर अमृता बोली, माता दीदी, अब तक तो आपने जो जी में आया किया, मगर अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी सच्चाई मैं मनोज को बता दी थी और उन्होंने मम्मी का कार्ड ब्लॉक करवा दिया। फिर तो ललिता देवी बोल पड़ी, ममता तूने अच्छा नहीं किया, मैं तो खुद तेरी मदद कर देती, तुझे यहाँ ना आना पड़ा। इसके लिए तुझे एटीएम कार्ड दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू अकाउंट खाली कर देगी। अब मुझे अपने पैसे वापस चाहिए और इसलिए मैंने आज तुझे ऐसी बातें करके यहाँ आने पर मजबूर किया था, और पैसों की कोई बात नहीं थी, वरना तू तो आती ही नहीं, क्योंकि तू तो मेरी फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। अपनी माँ को बोलते देखकर तो ममता के पैर ही निकल गई। भाभी के साथ साथ माँ बोली तो ममता के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। उसने कहा, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? अरे हाँ, मैं बेटी हूँ, अगर कुछ खर्च कर दिया तो क्या हो गया? तुम अमृता ने तुरंत कहा, बेटी हो तभी तो बोल रही हूँ कि अब बेटी होने का फ़र्ज़ निभा, पैसे हो या ना हो, मगर उसकी भरपाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुमने मम्मी का अकाउंट खाली किया है ना, तो आज अपनी मम्मी को अपने घर ले जाओ और वैसे ही सेवा करना जैसे मैं करती हूँ। बहुत खर्चा कर चुके हैं हम मम्मी जी के ऊपर, और अब हम एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि मलाई तो तुम खा चुकी हो और मम्मी जी बहुत प्यारी थी ना आपको, अपनी बेटी। अब इसके चक्कर में हमेशा बेटे पर यही इल्ज़ाम लगाती थी कि वह आपके लिए कुछ नहीं करता, तो फिर आज बेटी के साथ जाइए। यह सुनकर तो ममता के पैरों के नीचे की ज़मीन मानो हिलने लगी। उसने सोचा नहीं था कि घर जाते आज भाभी उसको
अड़े हाथों ले लेंगी। लेकिन अभी भी उसने सीना जोरी करते हुए कहा, मैं क्यों ले जाऊं इनको अपने घर? इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ही रखो। पैसे खर्च किए हैं तो क्या हुआ, इन्हें अपने घर थोड़ी ले जाऊंगी। बस फिर क्या था, ललिता देवी ने अपनी बेटी की गाल पर थप्पड़ मार दिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखों में मानो अंगारे दहक रहे थे। एक तो तूने मेरा सहारा छीन लिया। कब से मैं इन पैसों को जोड़ रही थी। हर महीने तुझे देने के बाद भी मैंने पैसे जोड़ रखे थे, लेकिन तूने तो 1 महीने में ही पैसे साफ कर दिए। ऐसे बेशरम की तरह मुंजोरी कर रही है। शर्म आ रही है तुझ पर कि जिस बेटी के लिए इतना सब कुछ किया वही कह रही है कि मैं इन्हें अपने घर लेकर क्यों जाऊं। अरे तू अगर मेरी बेटी होती ना तो तुझे मेरी फिक्र होती। अगर तू मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। ललिता देवी को ऐसा करते देख अमृता के दिल को ऐसी ठंडक पहुंची जो उसे कब से चाहिए थी। आज जाकर उसकी आंखों को सुकून मिला था। माँ के हाथ से थप्पड़ पड़ा तो अमृता गाल पर हाथ रखकर आंखें फाड़े उनको देख रही थी। मम्मी, आपने अपनी की बेटी को थप्पड़ मार दिया, वाह भी इसके सामने। फिर तो ललिता देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी तो इसी के सामने तुझे घर से भी निकालूंगी और जब तक नहीं आने दूंगी, जब तक तू मेरे पैसे वापस नहीं कर देगी, जब तक इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, जब तक तू मेरे पैसे नहीं देती। अब यही सज़ा है तेरी। ना तू राखी पर आएगी और ना ही भैया दूज पर, क्योंकि इतनी जल्दी तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। नहीं बेशरम जो ठहरी। ललिता देवी के शब्द सुनते ही ममता को अब जाकर एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, जिसके कारण मायके से रिश्ता टूट रहा। वह रोते हुए अपने घर चली गई तो ललिता देवी ने अमृता के हाथ जोड़कर कहा, बहू मुझे माफ़ कर दे। मुझे लगता रहा कि बेटी है अपनी होती हैं और बहू पराई, लेकिन आज तक तूने ही तो मेरी सेवा की है। मेरी बेटी ने तो मुझे सिर्फ लूटा है। बहू मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वह हाथ जोड़कर रोने लगी। अमृता ने बिना कुछ कहे उन्हें सहारा देकर कमरे में ले जाकर बैठा दिया और कहा, अच्छा है आपकी आंखों पर से पर्दा हट गया, अब आप आराम करो, लेकिन मुझसे इतनी जल्दी माफ़ी की उम्मीद मत करना, क्योंकि अगर पानी में नीम पड़ा हो तो चीनी मिलाने से कड़वापन दूर नहीं होता। सच तो यह था कि अमृता के लिए ललिता देवी को कड़वी ज़ुबान भूलना बहुत मुश्किल था।